4 जो है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, इसके अंदर कहा गया है कि जो सेशन कोर्ट है वही वाला प्रोसीजर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। 475 आपको पढ़ना नहीं है, 476 आपको पढ़ना नहीं है, 477 आपको पढ़ना है। हेडिंग कि पावर है हाई कोर्ट के पास, वो रूल बना सकती है। 478 नहीं पढ़ना है। 479 पढ़ना है कि जिस केस में जजेस एंड मजिस्ट्रेट पर्सनली इंटरेस्टेड होंगे वो उन केसेस को डील नहीं करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जिनके पास उनकी अपील जाती है वो कभी भी डील नहीं करेंगे। 480 कहता है जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो एज ए मैजिस्ट्रेट नहीं बैठेगा उसी कोर्ट में जहाँ पे उसने प्रैक्टिस की, जहाँ पे उसने वकालत की है। नाउ 480 के बाद 481 पब्लिक सर्वेंट जो है सीपीसी में पढ़ते हो सेल नहीं करेगा बिडिंग के अंदर, ठीक है। 482 द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, आप सबको पता है हाई कोर्ट होने के नाते उनके पास एक इनहेरेंट पावर है, ठीक है। सारी सीपीसी में कुछ भी नहीं लिखा हो बट हाई कोर्ट जो है बाय एक्सरसाइजिंग देयर इनहेरेंट पावर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन नंबर 482 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर बाय द हाई कोर्ट फॉर द क्या कहते हैं नेसेसिटी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट या अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। 3 ग्राउंड से इनके ऊपर जो है आप कर सकते हो। 483 आपको पढ़ना नहीं है। 484 रिपील हो चुका है और फाइनली हमने कंक्लूड कर ली है सीआरपीसी। नाउ हाउस दी जोश, कैसा है जोश? मेरा तो बस हाई हो रखा है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। अभी कोई जाएगा नहीं क्योंकि एक बार पूरी सीआरपीसी हम रिवाइज करने वाले 10 मिनट के अंदर। फटाक से बता दो कैसा है जोश आप सबका? वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई है सबका जोश, बहुत ज़्यादा हाई है सर। सिस्टम फेल कर दिया, सब कुछ हैंग कर दिया सिस्टम, है ना। लगा दो कमेंट्स में आग और इस सेशन को शेयर कर देना दबा के, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब फटाक से आ जाओ, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं पूरी सीआरपीसी कहानी की तरह, समझते जाओ सुनते जाओ। आइए फटाक से, बड़ा मतलब मन को शांत करके चित्त को शांत करते सुन लीजिए, ठीक है। देखिए हमने सीआरपीसी स्टार्ट की थी आज से 6 घंटे पहले। 6 घंटे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी, छोटी मोटी चीज़ों की। कहता है भाई सेक्शन 1 से लेके 5 तक मैं चलता हूँ, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने पढ़ा ट्रायल कैसे हुआ, सेविंग्स पढ़ी, प्रिलिमिनरी ने बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कहता है भाई ये जो सीआरपीसी है ना, इसके अंदर कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं और उनके कुछ ऑफिसेज होते हैं। तो हमने सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 25A तक पूरा का पूरा पढ़ा, कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी, कौन कौन से ऑफिसेज होंगे। उसके बाद क्रिमिनल कोर्ट का पता लग गया, तो हमने पता किया कि कोर्ट की पावर क्या होती है चैप्टर 3 में, जो कि 26 से स्टार्ट होकर 35 तक चला गया। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर हमने सोचा कि पुलिस ऑफिसर के जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी पावर क्या होंगी, तो वो हमने पता की चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 36 से लेकर 40 तक। आप लोग कमेंट करते चलिए, मेरे साथ कमेंट करते चलिए, फटाफट कमेंट करते चलिए जो भी बता रहा हूँ। हमें पता लग गया कि भाई पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी पावर चैप्टर 4 में दी हुई है 36 से लेके 40 तक। उसके बाद हमने पता किया कि भाई देखो पुलिस के बारे में पता लग गया, कोर्ट के बारे में पता लग गया, कोर्ट की पावर के बारे में पता लग गया। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना हो तो कैसे करें? बोला भाई चैप्टर 5 जो है सीआरपीसी का सेक्शन 41 से लेके 60A तक बताता है पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। भाई किसी व्यक्ति को कोर्ट में लेके आना हो तो कैसे लेके आए? बोला भाई चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेना, जो कहता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। सेक्शन 61 से लेके 90 तक हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर सम्मन हम पढ़ेंगे, वारंट पढ़ेंगे, प्रोक्लेमेशन पढ़ेंगे और अटैचमेंट पढ़ेंगे। बोला भाई साहब बंदा तो समझ में आ गया, बंदे की प्रॉपर्टी को कोर्ट में लेके आना हो तो क्या करें? बोला भाई चैप्टर नंबर 7 पढ़। चैप्टर 7 कहता है कि कंपेल कर सकते हो आप प्रोडक्शन ऑफ सिंक, सेक्शन 91 से लेके 105 तक, तो पूरा का पूरा पढ़ ले। बोला उसके बाद बोला भाई कोई बंदा है ना बड़ी उड़दंगबाजी कर रहा है, सोसाइटी में पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, रोज चोरी चकारी करता है। बोला भाई चैप्टर नंबर 8 पढ़ सीआरपीसी का, जो कहता है सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर, सेक्शन 106 से लेके 124 तक। बोला यार ये सब समझ में आ गया, अब बता भाई मेंटेनेंस मांग रही है घर वाली, मेंटेनेंस कहाँ से दूं, कैसे दूं, कौन से प्रोविजंस है? बोला भाई चैप्टर नंबर 9 है सीआरपीसी का जो मेंटेनेंस की बात करता है। तेरे पास सफिशिएंट मींस है तो 125 से लेके 128 तक तुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, घरवाली को भी देना पड़ेगा, बच्चों को भी देना पड़ेगा, जायज़ औलाद है नाजायज़ औलाद है तब भी देना पड़ेगा, और बूढ़े माँ बाप को भी देना पड़ेगा 125 से लेके 128 तक।
फाइनली आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 सीधी सी बात करता है भाई, कोई पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, अनलॉफुल असेंबलीज क्रिएट कर रहा है, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस है। 3 सेक्शन, सेक्शन 133 पब्लिक न्यूसेंस कंडीशनल ऑर्डर पास किया जाएगा। सेक्शन 144 अगर आप अर्जेंट केसेस में उर्दंगबाजी कर रहे हो तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट धारा 144 लगा दी जाएगी, और 144A अगर आप हथियार वगैरह लेके चल रहे हो। ठीक है भाई, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, सारा काम हम ही करेंगे या पुलिस वाले भी कुछ? बोलो भाई पुलिस वाले करेंगे, चैप्टर नंबर 11 उन्हीं के लिए। बोला क्या करेंगे? पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस को, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देखेंगे, अरेस्ट करेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजर होने से बचाएंगे, और साथ ही साथ जो दुकानदार ये वजन में घपला करते हैं वहाँ पे भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, चैप्टर 11 तक आ गया समझ में। अब भाई साहब आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है ये भी बता दो। बोला भैया चैप्टर 12 है सीआरपीसी का, जो 154 से स्टार्ट होकर 176 तक जाता है, जिसके अंदर ये कहा गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होगी 154 में, और 156 में उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और 155 नॉन कॉग्निजेबल की बात करता है और उसी में इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। साथ ही साथ में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी तो पुलिस के पास पावर है, वो विटनेस को एग्जामिन कर सकती है 161 में, और 166 में जब विटनेस को एग्जामिन करेगी तो 15 साल से नीचे का बच्चा और 65 साल से ऊपर का बूढ़ा, इनको वो अपने थाने में नहीं बुला सकती है, ना ही महिला को बुला सकती है, ना ही किसी मानसिक और शारीरिक रूप के जो डिसेबल्ड पर्सन को कॉल कर सकते। फिर बोला भाई उसके घर पे जाके रिकॉर्ड कर ले। फिर 161 की स्टेटमेंट जो उसके ऊपर नहीं भाई साइन सुइन नहीं करने 162 मना करता है। बोला फिर क्या यूज़ रह गया, साइन ही नहीं करें? बोला भाई सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ। भाई अगर मैं कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाहूँ तो बोला यार 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड, बोला किसको करवाना है? भाई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को करा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तेरी इच्छा है उसको करवा भाई, जुरिसडिक्शन नहीं भाई, जुरिसडिक्शन ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी जा कन्फेशन रिकॉर्ड करवा। और कन्फेशन में तो ओथ भी नहीं होती भाई। बोला यार कन्फेशन नहीं, स्टेटमेंट भी 164 सबसेक्शन 5 में रिकॉर्ड हो जाएगी, तेरी कोई दिक्कत नहीं है, तू जा। आगे बात की हमने सेक्शन 167, हमने 167 कनेक्ट किया था 173 के साथ। बोला यार ये पुलिस वाले कितने टाइम तक इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे? बोला भाई देख सीधी सी बात है, वैसे तो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन 167 कहता है कि मैजिस्ट्रेट साहब जो है अलाउ कर देंगे। बोला 90 दिन जहाँ पे ऑफेंस पनिशेबल है 10 और 10 साल से ऊपर, 60 दिन बाकी वाले ऑफेंसेस में। बोला अगर 90 और 60 दिन में पूरी ना है तो भाई डिफ़ॉल्ट बेल दो, डिफ़ॉल्ट बेल दो। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है भाई? बोला पुलिस की जो लाचारी है ना उसकी वजह से एक्यूज़ को बेल पे छोड़ देना, क्योंकि पुलिस चालान पेश नहीं कर पाई है तो अब एक्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो आप 167 के अंदर डिफ़ॉल्ट बेल ले सकते हो। और साथ ही साथ में अगर डिफ़ॉल्ट बेल, अगर बेल अप्लाई ना करे एक्यूज़ तो बेल नहीं मिलेगी, चाहे फिर कितने दिन उसको जेल में रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद 167 के बाद हमने पढ़ा कि भाई पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कहीं लिखते भी हैं। बोला भाई इनके पास डायरी होती है, उस डायरी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखते हैं, क्या किया, कब किया, कहाँ गए, कैसे घूमे, सब लिख लिया। बोला हाँ, तो उस डायरी का यूज़ क्या है? नहीं, वो एविडेंस के तौर पे तो यूज़ नहीं होगी। बोला फिर कोर्ट हेल्प लेने के लिए यूज़ कर सकते, पुलिस वाला अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कर सकता है, और जब पुलिस वाला अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए करेगा तो फिर कोर्ट उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कर सकती है। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। अब फाइनली चले रिपोर्ट सबमिट करने। हाँ भाई चल, 173 में अपनी इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट दे दो। रेप के केसेस में 2 महीने में, बाकी जर्नली कभी भी कर दो। बोला यार एक बार रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्या दोबारा इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता है। 173 सबसेक्शन 8 कहता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, एडिशनल चार्जशीट सबमिट करो। बल्ले बल्ले हो गया 173 तक। बोला भाई एक बात बताइए, बंदे बुंदे मर जाते हैं, इनका क्या रहता है यार? कौन इनके ऊपर इंक्वेस्ट वगैरह, इंक्वायरी वगैरह? बोला भाई 174 है ना, पुलिस इंक्वायर करती है, रिपोर्ट बनाती है सुसाइड की, एक्सीडेंटल केसेस की। अरे यार ये पुलिस वाले पकड़ के बहुत पीटते हैं, क्या उसमें क्या होता है अगर बंदा मर जाए तो? बोला भाई फिर 176 आ जाता है, कस्टोडियल डेथ, वहाँ पे फिर मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ठीक है भाई, देख सारी सीआरपीसी समझ में आ गई। अब फटाक से बता दे किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है, किस कोर्ट के पास जाऊँ जो मेरा केस डील कर ले। बोला देख भाई ये बताएगा चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 आप पढ़ोगे 177 से लेके 189 तक, वो सारा बता देगा किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, कौन सी केस आपका ट्रायल करने वाली, कौन सी कोर्ट। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया।
चले फिर, चलो बोला चैप्टर नंबर 14 में चलते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करनी है, प्रोसीडिंग अपनी स्टार्ट करनी है। बोला चैप्टर 14 क्या कहता है, बोला कंडीशन क्या क्या चाहिए। बोला भाई सबसे पहले तो कॉग्निजेंस लेगा मैजिस्ट्रेट 190 में। कॉग्निजेंस ले सकता है मोटा मोटा 4 चीज़ों पे, या तो कंप्लेंट पे, पुलिस रिपोर्ट पे, इन्फॉर्मेशन आई है, या सो मोटो, बस। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ले सकता है। बोला भाई ले सकता है अगर सीजीएम साहब एम्पावर कर दे तो ठीक है भाई, हो गया। हमने कॉग्निजेंस भी स्टार्ट कर दिया, 190 से लेके 199 तक हमने सब पढ़ लिया। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती, उसको कमिट किया जाता है 209 में और 323 में, ठीक है भाई। बोला यार मुझे कंप्लेंट करनी है चैप्टर नंबर 15 में कर दे, मैजिस्ट्रेट को कर दे। फिर बोला मैजिस्ट्रेट फिर 200 से लेके 203 तक एग्जामिन करेगा, देखेगा सच है गलत है, फिर तेरी कंप्लेंट डिसमिस भी कर सकता है 203 में। बोला ठीक है भाई, चलो सारी चीज़ होगी, कॉग्निजेंस ले लिया, कंप्लेंट के ऊपर एग्जामिनेशन हो गया। बोला अब क्या काम होगा, बोला अब इशू की जाएंगी प्रोसेस। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई शुरू की जाए 204 से लेके 210 तक, जहाँ सम्मन इशू किए जाएंगे, वारंट इशू किए जाएंगे, सब कुछ हम कॉपी पाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब सप्लाई कर दें, ठीक है भाई। मैजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई स्टार्ट होगी। अब बात आती है जब मैजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई स्टार्ट होगी तो बोला यार ये चार्ज वगैरह कैसे फ्रेम करेगा, मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करेगा क्या। बोला भाई मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम तो करेगा, लेकिन उससे पहले तुझे पता होना चाहिए चार्ज होते क्या हैं। तो फिर आता है चैप्टर नंबर 17 और 17 से होता है खतरा। खतरा आपको बताता है 211 से लेके 224 तक कंटेंट ऑफ चार्ज क्या होंगे, चार्ज कैसे फ्रेम किए जाएंगे, जॉइंडर ऑफ चार्ज क्या होंगे, सारी चीज़ें आपको बता देगा, समझा देगा। अब तेरे को चार्ज का पता लग गया है, तेरे को पता लग गया है मैजिस्ट्रेट का किसके पास तेरा कोर्ट चलेगा, सब पता लग गया है। अब आजा ट्रायल पे चलते हैं। देख भाई तेरा अगर केस जो है सेशन ट्रायल वाला है तो तेरा सेशन ट्रायल चलेगा, जो कि चैप्टर नंबर 18 में है। अगर तेरा वारंट ट्रायल है तो तेरा वारंट ट्रायल चलेगा चैप्टर नंबर 19 में। तेरा सम्मन केस है तो तेरा चलेगा सम्मन ट्रायल चैप्टर नंबर 20 में। तेरा समरी है तो समरी चलेगा चैप्टर 21 में। तो अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन की बात करोगे, ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन का चलेगा तेरा 17 में चार्ज लग गए, 18 में तेरा कोर्ट ऑफ सेशन सबसे बड़ी कोर्ट आ जाएगी, तो वो चलेगा 225 से लेके 237 तक। दूसरा अगर वारंट केस का है तेरा, वारंट केस दो प्रकार से होगा, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, कंप्लेंट के ऊपर, 228 से लेके 250 तक। तीसरा कहता है अगर तेरा सम्मन ट्रायल है तो तेरा सम्मन ट्रायल चलने वाला है भाई 251 से लेके 259 तक, जिसके अंदर चार्ज फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और लास्ट कहता है तेरा समरी ट्रायल। समरी ट्रायल छोटा मोटा, जिसके अंदर सिर्फ 3 महीने तक की सज़ा मिलेगी तेरे को, उससे ज़्यादा सज़ा नहीं मिलने की, ठीक है। टेंशन मत ले, समरी ट्रायल ही करवाएंगे तेरा 3 महीने में फ्री भाई, ठीक है। आज तेरे को समरी ट्रायल भी नहीं चाहिए ना, तो बता, मैं तेरे को चैप्टर 21A में प्ली बार्गेनिंग के लिए बताऊंगा। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है भाई, देख प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, एक्यूज्ड और विक्टिम जो है आपस में साठ बात करते हैं, प्री नेगोशिएशन करते हैं कि भाई मैं मान लूँगा मेरी गलती हुई है, मैं एप्लीकेशन लगा दूंगा, मुझे सज़ा कम दिलाना। बोला ये लेकिन महिलाओं के अगेंस्ट ऑफेंस किया तो वहाँ नहीं लगेगा, सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे नहीं लगेगा, बालक के अगेंस्ट, बच्चे के अगेंस्ट किया तो वहाँ नहीं लगेगा, बाकी सब में लग जाएगा, बाकी सब में लगेगा। चल फिर प्ली बार्गेनिंग करते हैं चैप्टर नंबर 21A में 265A से लेके 265L तक, ठीक है भाई। इतना भी समझ में आ गया। यार एक बात बता, जो ये लोग जेल वगैरह में होते हैं इनकी अटेंडेंस कैसे करवाई जाती है। बोले चैप्टर 22 है ना भाई, उसमें सिंपल सा है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन जो का लेके आ जाएगा उनको 266 से लेके 271 तक, ठीक है भाई। यहाँ सब समझ में आ गया। अब अच्छा एक बात बता, अब अपना जब ट्रायल चलेगा तो उसमें एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, इंक्वायरी में कैसे लिए जाएंगे। बोला भाई देख चैप्टर 23 है जो साफ साफ बताता है 272 से लेके 299 तक कि भाई लैंग्वेज क्या होगी कोर्ट की, कैसे कोर्ट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। आपका सेशन ट्रायल में कैसे ले जाएंगे, वारंट ट्रायल में कैसे लिए जाएंगे, कमीशन कैसे, सब इस चैप्टर में बता रखा है। तो टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है भाई। ये तो समझ में आ गया, चैप्टर नंबर मेरे को 23 समझ में आ गया। यार एक है ना, ये भी सुना है कि एक बार किसी को कन्विक्ट कर दिया, एक्विट कर दिया, दोबारा नहीं कर सकते, वो क्या कंसेप्ट है। बोला भाई देख चैप्टर नंबर 24 साफ साफ कहता है कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो हर ट्रायल हर इंक्वायरी पे अप्लाई होते हैं, जैसे डबल जीओपार्डी, जैसे पीपी साहब का अपीयर होना, परमिशन लेना कोर्ट को लड़ने के लिए, केस को लड़ने के लिए, ठीक है, या फिर लीगल एड करना, या माफ़ीनामा देना, टेंडर ऑफ पार्डन करना, ठीक है, सम्मन करना मटेरियल विटनेसेस को। ये सारा का सारा सेक्शन 300 से लेकर 327 तक हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जनरल प्रोविजंस है हर ट्रायल और हर इंक्वायरी में, ये चले जाते हैं, ठीक है भाई। सेक्शन 300 से 327 तक समझ में आ गया, चैप्टर 25 समझ में आ गया। अब एक बात बता,
एक्यूज अगर पागल होगा तो क्या करेंगे, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं कानून में, है ना। एक्यूज पागल है तो क्या करेंगे, बोला भाई देख फिर चैप्टर 25 पढ़ लेना, 328 से लेके 339 तक, बस पागलों के लिए उतना ही है, और हम पढ़ते भी नहीं है पागलों वाला चैप्टर, तू पढ़ लेना, तेरा मन करे तू पढ़ लेना, ठीक है। बोला भाई उसके बाद चैप्टर नंबर 26 आ जाएगा। 26 तो जनरल सी बात कहता है, अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है जस्टिस के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, उसका प्रोसीजर दिया हुआ है 340 से लेके 352 तक। ले भाई तूने तो सब कुछ ही बता दिया, अब यूं और बता दे जजमेंट कैसे आएगी। बोला देख भाई जजमेंट आएगी चैप्टर नंबर 27 में, साफ साफ लिखा हुआ है 353 से लेके 365 तक जजमेंट पास की जाएगी। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। बोला यार तुझे याद है तूने बताया था कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है या हाई कोर्ट है, अगर जो कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल सेशन जज अगर डेथ सेंटेंस पास करेंगे तो उनको हाई कोर्ट से, हाँ मैंने बताया था। बोला भाई वो कौन सा चैप्टर है यार, वो चैप्टर जो है वो आपका 28 चैप्टर है, 366 से स्टार्ट होता है, 371 पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये भी समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। अच्छा एक बात बता जाने से पहले, भाई अगर इसकी अपील वगैरह करनी है तो कहाँ करूँगा मैं अपील, कौन सा चैप्टर है। बोला भाई देख चैप्टर नंबर 29 है जो अपील्स की बात करता है। अपील देख जर्नली तो भाई तू सीधी तो अपील कर नहीं सकता है, क्योंकि सेक्शन 372 कहता है कि भाई तेरा राइट नहीं है अपील करने का। बोला मेरा राइट क्यों नहीं है। बोला भाई कानूनी राइट अगर तेरे को मिलेगा, स्टैट्यूट अगर तेरे को राइट देगा तो ही तू कर सकता है। तो 372 से लेके 394 तक पढ़ लेना, सारा अपील का बता रखा है। बोला ठीक है यार, अगर अपील ना हो किसी केस में, क्योंकि तू ही कह रहा है कि स्टैट्यूटरी राइट नहीं है ये, तो अगर स्टैट्यूट ने मुझे राइट नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा फिर। बोला देख भाई तेरे पास फिर एक ही ऑप्शन है, रेफरेंस तो कोर्ट कर सकती है, तू रिवीजन के लिए जा सकता है, तू रिवीजन के लिए चला जा। बोला रिवीजन ये क्या होती है भाई, चैप्टर नंबर 30 जो है सीआरपीसी का वो रिवीजन और रेफरेंस की बात करता है। रेफरेंस हाई कोर्ट में, रिवीजन कोर्ट ऑफ सेशन में और आपकी हाई कोर्ट में। लेकिन रिवीजन भाई तू है ना, सुन मेरी बात, तू इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन में नहीं जा सकता, ये भी याद रखना। ठीक है भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक समझ में आ गया, चैप्टर 30 तक मेरा हो गया। नाउ भाई अच्छा, अगर कोई केस ट्रांसफ़र करवाना हो मुझे सुप्रीम कोर्ट से, कहीं और करवाना हो, हाई कोर्ट से करवाना, बोला भाई चैप्टर नंबर 31 है, सीधी सी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, अपने आप ट्रांसफ़र कर देंगे, तू कई टेंशन ले रहा है। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बता, किसी को सज़ा दे दी, सज़ा कम ज़्यादा भी हो जाती है। बोला हाँ हो जाती है, चैप्टर नंबर 32 कहता है कि सज़ा कम भी हो जाएगी, ज़्यादा भी हो जाएगी, डेथ सेंटेंस है, इम्प्रिजनमेंट है, सब कम ज़्यादा हो जाएगी। चैप्टर नंबर 32 413 से स्टार्ट होता है, 345 पे ख़त्म, 335 पे ख़त्म होता है। ठीक है। बोला यार एक बात बता, ये अपील होगी, रिवीजन होगी, सज़ा कम ज़्यादा होगी, केस भी ट्रांसफ़र करवा लिए, यार एक बात बता, अगर मेरे को जेल में डाल दे तो बेल वगैरह भी कुछ होती है क्या, कहीं बंद जेल के अंदर से भी बाहर आ सकता हूँ मैं। बोला भाई आ सकता है, चैप्टर है एक, चैप्टर नंबर 33 उसको पढ़ ले, उसमें दिया हुआ है बेल 436 से लेके 450 तक तो पढ़ ले। बेल बेलेबल केस में, नॉन बेलेबल केस में कब कैन, सब कुछ बता रखा है, उसको पढ़ लेना अच्छे से बस। अब भाई देख, अगर किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली तो उस प्रॉपर्टी का क्या करते, बोला डिस्पोज ऑफ करेंगे, और क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 34 पढ़ ले, 451 से लेके 449 तक। ठीक है। अच्छा एक बात बता, ये मैजिस्ट्रेट और ये जो कोर्ट होती है ये भी गलतियां करती हैं क्या। बोला भाई करती हैं गलतियां, गलती तो इंसान से ही होगी ना, तो ये भी तो इंसान ही है। अच्छा मैजिस्ट्रेट भी गलती करता है। बोला हाँ, तो फिर इनको सजा मिलती है। बोला नहीं, सजा नहीं मिलती है इनको, इनकी प्रोसीडिंग्स रेगुलर और इरेगुलर हो जाती हैं। अच्छा कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर 35 कहता है 460 और 461 इरेगुलर प्रोसीडिंग और इरेगुलर प्रोसीडिंग नहीं होंगी। कुछ प्रोसीडिंग ऐसी होती है जिनसे जो उन्होंने काम किया सारा ही वॉइड कर देंगे, जो उन्होंने काम किया वो वॉइड नहीं करेंगे। तो 460 से लेके 466 तक पढ़ लेना। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बता, लास्ट बता दे, बस जाने से पहले ना एक बात और बता दे भाई, अगर मैंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड है कि कब तक मेरे को कोर्ट पकड़ सकती है। बोला भाई देख टाइम पीरियड तो है, वो है चैप्टर नंबर 36 जो 467 से लेके 473 तक बताता है टाइम पीरियड। देख तू ऐसे नहीं बच सकता है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो तू मत करिए ऑफेंस, तू बच नहीं सकता है। बोला ठीक है भाई, सब कुछ समझ में आ गया मुझे। अब ये बता दे कि मतलब सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी जो सब कुछ कर सकती है सीआरपीसी में। बोला भाई वो तो एक ही कोर्ट है। बोला कौन सी, 482 में हाई कोर्ट है। भाई हाई कोर्ट के पास पावर है, सीआरपीसी में कुछ भी नहीं लिखा ना मेरे भाई, तब भी वो कर देती है। जैसे क्वैशिंग ऑफ द प्रोसीडिंग, सीआरपीसी में है ही नहीं क्वैशिंग, लेकिन फिर भी वो कर देती है। बोला भाई कुछ और है बताने के लिए। नहीं भाई कुछ और नहीं है। अब जाने से पहले एक बार जोर से ये बता दे, हाउस द जोश, कैसा है जोश तेरा।